सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी देखनी हो तो समत का तयन बहुत जरूरी है। यह देखना होता है कि वज़रा और रिस्पॉन्सिबल्स किस समत में काम कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी कैसी है। लेकिन मामला यहां पर बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है। यहां वफाक बामुकाबला सिंध बामुकाबला वफाक, इसके अलावा वफाक बामुकाबला मीडिया या मीडिया बामुकाबला वफाक एक मलाखड़ा दिखाई देता है। हालांकि होना यह चाहिए था कि वफाक बामुकाबला मसाइल, पीपल्स पार्टी बामुकाबला मसाइल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला मसाइल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बामुकाबला मसाइल, मीडिया बामुकाबला मसाइल या फिर अवाम बामुकाबला मसाइल। मलाखड़ा मुख्तलिफ समत में जा रहा है। आप पार्लियामान के अंदर जाकर देखिए, आपको एक नई किस्म की धमा चौकड़ी रोजाना देखने को मिलेगी। पिछले 3 दिन से डेली बेसिस पर हम विटनेस कर रहे हैं कि वफाक सिंध के आमने सामने है। अपोजिशन की आपस में नहीं बन पा रही और हुकूमती वज़रा लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? उनसे लड़ रहे हैं जिनका हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है। यह इंतहाई अफसोसनाक है। इस सारे मामले के अंदर एक और अलमिया की बात यह है कि अगर कहीं पर हुकूमत कुछ गलत करती है तो अपोजिशन का काम या मीडिया का काम तो क्रिटिसाइज करना है, लेकिन तदब्बुर दिखाना, बड़ेपन का मुजाहरा करना हुकूमत का काम कहलाता है, जो कि इस हुकूमत में नजर नहीं आता है। इसकी मिसाल हम आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से वजाहतें सामने आई हैं उसके तहत दिखा सकते हैं। कुछ ट्वीट्स हैं। सबसे पहले शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। अगर आप इस ट्वीट को देखें तो आपको बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। वो इस तरह से कि मौसूफ ना सिर्फ बड़े तरीके के साथ पेट्रोलियम प्राइसेस को इस अंदाज से दिखाते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं ये दुनिया के या इस खित्ते के दीगर ममालिक से निस्बतन कम है। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो यूएसडी है उसको पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई करके आप पेट्रोलियम प्राइसेस दिखा देते हैं। इसी तरह से चाइना के हवाले से अगर बात की जाए तो उसकी पाकिस्तानी करेंसी से उसको मल्टीप्लाई करके आप दिखाते हैं। बांग्लादेश को भी पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं और दीगर कंट्रीज के हवाले से भी बातें इसी तरह की सामने आई। लेकिन जनाब मौसूफ ये बताना भूल गए जो कि उन्हें बताना चाहिए था कि अगर आप बात इंडिया की करते हैं, चाइना की करते हैं, बांग्लादेश की करते हैं तो आप उनके लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बताइए। उनके यहां जो डॉलर की करंट उनकी करेंसी में जो कीमत चल रही है वो भी जरूर बताइए। इसका डिफरेंस अगर आपको करना हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जाकर गूगल कर लीजिए। पाकिस्तान में 166 रुपए का है, चाइना के अंदर डॉलर कितने का है ये आप देख लीजिए, 7.07 यॉन है, इंडिया के अंदर 75.52 है और इसके अलावा बांग्लादेश में 85.21 टका है। और पाकिस्तान को तो सबको ही पता है। तो आप जब पेट्रोलियम प्राइसेस पाकिस्तान में निकालते हैं तो पाकिस्तान के पैसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंडिया की पेट्रोलियम प्राइसेस पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए आप और कुछ कर जाते हैं। ये इससे बड़े अलमिया की बात नहीं हो सकती। ये वो अफसोस के साथ बोंगियां हैं जो कि हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से की जा रही हैं। और फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आपको दिखा देते हैं। अब आप देखिए ना, फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, बड़ी शख्सियत हैं और उनसे अच्छा डिफेंडर मैंने नहीं देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मामलों को डिफेंड करते हुए जितना अच्छा वो करते थे कोई और कर सकता है। ट्वीट दिखाइएगा जरा। ट्वीट में लिखते हैं कि अभी नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं। करप्शन, पनामा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन की वॉक्स का दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपए तक डिफेंड नहीं हो रहे। कितने अलमिया की बात है। आप कंपैरिजन कहां पर कर रहे हैं जहां पर नेगेटिविटी है। मतलब 25 रुपए को आप डिफेंड करने के लिए आप कंपैरिजन नेगेटिविटी के साथ कर रहे हैं और आप कॉन्फेस कर रहे हैं, आप कॉन्फेशन कर रहे हैं कि कहीं पर आप भी गलत हैं कि आपसे पैसे डिफेंड नहीं हो रहे। ये कॉन्फेशन है और ये सोचे समझे बगैर ट्वीट रीट्वीट्स दर रीट्वीट्स होते रहे हैं। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इसको भी डिफेंड किया जा रहा है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अंडर अटैक था, अंडर सीज हो सकता था, इतना बड़ा मामला था और हमारे पार्लियामान के अंदर खिचड़ी पक रही थी। आज भी वही हुआ।
इतना हुआ कि नवीद कमर साहब को अपने कोट तक को उतारकर एक अजीब किस्म का मुजाहरा करना पड़ा, दिखाना पड़ा कि मैं गुस्से में हूं। इससे बड़े अलमिया की बात हो नहीं सकती है। छोटा सा क्लिप है, मुलाहिजा कीजिएगा। ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। नहीं प्लीज, और आप ये जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द है, जनाब स्पीकर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हो। बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, तो मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मुझे नो ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं सही कह रहा हूं सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखिए प्लीज, नो क्रॉस टॉक। ख्वाजा साहब प्लीज आगे बढ़े प्लीज, प्लीज टेक अ सीट प्लीज। जनाब स्पीकर, अपनी सीट पे तशरीफ रखिए प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। नो प्लीज। डोगर साहब नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बंदा जो मर्जी बात करते आप माफी मंगवाएंगे? नहीं, आप डोगर साहब प्लीज, ये कैसे हो सकता है? डोगर साहब मैनेज करें प्लीज। माफी मांगे और देरी से आप प्लीज, मैं माफी मांगेगा तो चलेगा। प्लीज ना प्लीज, अब्बास साहब प्लीज। स्पीकर साहब, आप रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अपोजिशन की सीट से नहीं बात कर सकते। या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट में उतारता हूं। या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट में उतारता हूं। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। आज के हमारा एक डाइवर्सिफाइड पैनल ऑफ गेस्ट है, उनको मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप हमारे साथ इस वक्त DSNG लिंक पर मौजूद हैं। सेनेटर नोमान वज़ीर खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आप हमारे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। जनाब राना मुबशर साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार, आपने भी बड़ी उजलत में मैंने गुजारिश की थी इनसे और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मायज़ा हमीद साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, चंद ही लम्हों बाद वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी, वो भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अपोजिशन की टेक ली जाए और बहुत ज़रूरी है। खोसा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और ये गुज़िश्ता रोज़ मुतालबा अपनी जगह पर था। आज जिस तरह नवीद कमर साहब ने अपना कोट उतारा और बड़े बरंगेख्ता दिखाई दिए, वो भी हम सब ने विटनेस कर लिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अपोजिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुत्तहदा अपोजिशन खुद इस पोजीशन में है कि वो इस्तीफे का मुतालबा कर सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील साहब, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि इस वक्त सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मुस्लिम लीग नून या दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से मुस्ताफ़ी होने का जो मुतालबा है वो नहीं हो रहा, बल्कि मेरे ख्याल में अब हर ख़ास व आम पाकिस्तानी भी यही मुतालबा कर रहा है कि इस हुक्मरान को और उसकी हुकूमत को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके। और मकसद है, अब एक कोविड-19 के हवाले से अगर आप देख लें सूरत हाल को, बाकी दुनिया भी तो चल रही है ना, बाकी दुनिया के भी तो अमूर मुल्क जो हैं उनके अमूर जो हैं वो चल रहे हैं, बदस्तूर चल रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ को जो है वो फोकस कर दिया गया है सिर्फ एक चीज़ पे कि जी इसकी वजह से बाकी मामलात जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बाकी दीगर मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन फोकस लोगों का जो है वो डाइवर्ट करने के लिए या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक वावेला कर दिया जाता है। आप देख लें, हर फील्ड को उठा के देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें, इकोनॉमिक अफेयर्स देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगले दिन इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी हमारी बेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा परफॉर्म कर रहा है वो आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है। फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप कश्मीर की सूरत हाल देख लें कि उस पर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या कह रही है। सो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, कौन सा ऐसा शोबा है पाकिस्तान का, इंडस्ट्रीज़ ले लें आप, स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस ले लें, कौन सा ऐसा शोबा है पाकिस्तान का
जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहा हो। और ये मैं आपको जनवरी ऑनवर्ड की बात नहीं कर रहा। खोसा साहब जिस दिन से इस हुकूमत ने टेक ओवर किया है, परफॉर्म तो अपोजिशन भी नहीं कर रही ना। मसला सारा ये है, आप बजट मंजूरी के मामले को ले लें, आपके पास कुल 119 वोट थे, आपके अपने यानी पीपल्स पार्टी के अलावा पीएमएलएन के लोग तक उठ के वहां से चले गए। तो जब अपोजिशन आपस में मुत्तहद नहीं होगी तो पब्लिक ने खड़े होकर अलग से मुतालबा तो नहीं करना ना। नहीं, मैं अपनी राय आपको दे सकता हूँ, मेरी ज़ाती राय मैं आपको दे सकता हूँ, और वो ये है कि ये मंजूर होना चाहिए। इनकी मजीद परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आनी चाहिए लोगों को। जो 4.5-5 साल इन्होंने साबका दौर के इन्होंने कंटेनर्स और शहरों शहरों में जाके इन्होंने जलसे करके लोगों में जो बातें की थी जी, वो बातें अब लोगों को पता लगनी चाहिए कि ये उनको परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर ये डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। अब इन्होंने बजट पेश किया है, इसमें कौन सा ऐसा रिलीफ इन्होंने जनरल पब्लिक को दिया है, पाकिस्तान की आवाम को या किसी शोबे को कौन सा रिलीफ दिया? आप मुझे बता दें। आपका हाथ नब्ज पे हमसे ज़्यादा होता है, आप मुझे बता दें, या हुकूमत के जो भी रुकन यहाँ पे मौजूद हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए खटक साहब जी, वो मुझे बता दें कि कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर उन्होंने इस बजट के अंदर पब्लिक को रिलीफ दिया हो। आपका यही सवाल मैं उनकी तरफ ले जाता हूं पाकिस्तान। खोसा साहब, आपका यही सवाल मैं उनकी तरफ ले जाता हूं। पूरा 1 घंटा है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। खटक साहब आप बता दीजिए, खोसा साहब का सवाल वैलिड है, हम तो रोजाना पूछते रहते हैं, ये आप डायरेक्टली अगर जवाब देंगे। अब उनका ये कहना भी बड़ा जबरदस्त है, उनकी जाती राय में ये बजट मंजूर होना चाहिए था। वो चाहते हैं कि जो भी हो रहा है पूरी तरह एक्सपोज होना चाहिए। कारकर्दगी है तो पॉजिटिवली, और कारकर्दगी नहीं है तो नेगेटिवली, जो कुछ भी है एक्सपोज होना चाहिए। तो फिर रिलीफ कहां है सर, आप बता दीजिए। पहले तो मुझे उनकी आवाज़ आ नहीं रही थी, म्यूट हुआ हुआ था, मुझे उनकी जवाब सुना ही नहीं मेरे बिल्कुल। तो मैं विदाउट लिसनिंग टू आपने जो क्वेश्चन किया, जी जी, पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत कमज़ोर हुई है। आपने भी अभी शुरू में पॉइंट आउट किया कि पहले लास्ट टाइम जो डिफरेंस था वो 29 का था, इस बार वो हो गया 41 का, 41 हो गया। और अगर हम 9 हमारे जो कोविड की वजह से लिए हैं वो डाल दें, जब टोटल 50 का, यानी डबल हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो एक तो ये मुझे ये भी कोई जवाब दे दे कि इनके लोग वो लोग कोविड वाले नहीं भी थे और फिर भी नहीं आए, क्योंकि एक सिंपल एक कानून ये होता है, रूल ये है कि अगर आप पार्टी के जो पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देंगे फाइनेंस बिल के अंदर, तो आप डीसीट हो सकते हैं, यानी एमएनए आपकी एमएनएशिप खत्म हो सकती है। तो उन्होंने ये पसंद किया कि वो आए ना, वोट ही ना दे, तो उन्होंने बाहर ने जो उनके साथ अपोजिशन के साथ ही नहीं है। तो हमारी हुकूमत कोई कमजोर नहीं, हमारी तो हुकूमत और भी मुस्तकम हो गई है और भी बेहतर होगी। सेनेटर साहब, हम तो दुआ करते हैं कि आपकी हुकूमत और भी मुस्तकम हो। हम चाहते हैं आप 5 साल पूरे करें, अगले 5 साल भी करें। लेकिन बात सारी ये है कि जिस तरह आपने कहा कि परफॉर्मेंस है अच्छी होगी, बजट मंजूर कराने की हद तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर आपने लेवी 25 रुपए लेवी की मद में लगा दिए, और जब कम की थी कीमत उस वक्त रिलीफ जो मिलना चाहिए था पब्लिक को वो नहीं मिला। तो ये भी तो एक मामला है ना। कारकर्दगी अपनी हुकूमत बचाने की हद तक तो बहुत अच्छी है, बजट पास कराने की हद तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन पब्लिक को रिलीफ देने के मामले के ऊपर अगर बात आती है तो फिर तो हम भी वही कहेंगे कि जाहिर है कि पब्लिक बहुत मसले मसाइल में है। सर देखिए, मैं आपको इस पेट्रोलियम पर मैं आपको समझाता हूँ, है कि आप काफ़ी दफ़ा लोगों को मैं टॉक शो में देखता हूँ, कंफ्यूजन है इसके अंदर। बात है कि आप मुझे बताएं, आज तक कभी कम जब हुआ था जी, आज तक आपने पिछले 20 सालों में कभी केरोसिन की 33 रुपए लीटर कीमत देखी थी? कितना कम किया गया था। अब जब इंटरनेशनली कीमतें ज़्यादा हुई तो वो कोई $18 से चला गया, $42 पर चला गया, $42 पर चला गया। और ये मैं आपको ब्रेंट क्रूड की बात करता हूँ, हम अरेबियन लाइट ले रहे होते हैं जो यहाँ मिडिल ईस्ट वगैरह से आ रहा होता है, उसकी कीमत कुछ और होती है, लेकिन तकरीबन यही $1 का फर्क होता है उसके अंदर। अच्छा, ये जब आया तो इसके बाद जब इंटरनेशनली कीमतें कोई 112% ज्यादा हुई जी, तो उसकी मजबूरन हमने ज्यादा करना पड़ना था, क्योंकि अदरवाइज आपको जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वगैरह उसके इन्वेंट्री लॉसेस हो रहे थे। और एक जो बेसिक जो प्रोसीजर्स में गलती है जो पिछली हुकूमतों को ठीक करना चाहिए था, जो अभी हम ठीक कर देंगे, वो ये है कि आप 1 महीने तक एक प्राइस होल्ड नहीं कर सकते। ये तो बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है, आपको चाहिए हर हफ्ते बाद इसको वो कंसिडर करें और प्राइस को एडजस्ट करें कि अननेसेसरीली किसी के पास इन्वेंट्री गेन्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास या रिफाइनरी के पास कुछ जरूरत से ज्यादा मुनाफा या जरूरत से ज्यादा नुकसान भी ना हो गया। अब हो क्या रहा था कि वो जरूरत से ज्यादा नुकसान कर रहे थे,
पेट्रोल पंप वालों ने भी होल्ड करना शुरू कर दिया। उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो कानून में लिखा है कि 21 दिन तक तुम अपना स्टॉक मेंटेन करोगे, उन्होंने कहा जी मैं तो 21 दिन का स्टॉक मेंटेन करूं, मेरे पास तो 18 दिन है या 15 दिन या कोई 7 दिन पर बैठे हुए थे, वो स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं। तो ये चीज होगी। फिर मिनिस्ट्री के अंदर जो कैपेसिटी है, आई एम सॉरी टू से कि हमारी हुकूमत ने भी और से पहले भी ओवर द इयर्स पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, लोगों की कैपेसिटी नहीं, उनकी इतनी सोच नहीं। लॉजिस्टिक्स है, छोटी छोटी कंपनियां से इंटरनेशनली प्रोक्योरमेंट कर देती हैं अपने रॉ मटेरियल, वो लॉजिस्टिक्स। लेकिन सर जितनी उजलत में हुआ है सेनेटर साहब, जितनी उजलत में हुआ है, ओगरा एक बॉडी है, एसओपीज को फॉलो करके आपको वहां तक पहुंचना होता है, लेकिन वो फॉलो किए बगैर रातों रात एकदम से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी गई और फिर वो अवेलेबल भी हो गया। बल्कि खोसा साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, मैं उनका कमेंट ले लूं सर, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, उसके बाद फिर राणा साहब को शामिल करना है। खोसा साहब क्विक कमेंट सर। इंतहाई एहतराम के साथ जमील साहब जी, 6 महीने हुए होते हुकूमत को, और ये बात जो खटक साहब फरमा रहे हैं अगर ये करते तो हम इसको कबूल करते कि जी अभी इनको आए हुए 6 महीने हो गए हैं, अभी तक वो हुकूमत की रेट और ग्रिप जो है वो कायम नहीं हुई। इट्स बीन 2 years नाउ। अगर होर्डिंग हो रही है, अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज द ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल और इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? अगर ये लोग रेगुलेट नहीं कर सक रहे तो किसका कसूर है? लोगों का कसूर है, ऑपोजिशन का कसूर है, या हुकूमत का कसूर है? मिनिस्ट्रीज के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटीज पुरानी बातों को छोड़ देना अब के जी 20 साल क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। सही बात है। अगर 20 साल गलत होता रहा तो आपने 2 साल में उस गलत को क्या ठीक किया? 31 रुपए पेट्रोल फ्यूल की प्राइसेस चढ़ी हैं, आप खुद देखिए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कभी इतना जंप जो है वो नहीं आया प्राइसेस के अंदर, कि एक ही यानी चंद घंटों के अंदर 8 साढ़े 8 बजे ऐलान होता है और 12 बजे उसका इतलाक हो जाता है। जी हाँ, और 12 बजे से पहले ही, बल्कि 12 बजे नहीं 8 साढ़े 8 बजे इतलाक हो गया नहीं किया तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी। 10 साढ़े 10 बजे से लेके और 12 बजे तक फ्यूल जो है वो पेट्रोल स्टेशन के ऊपर 101 रुपए का मिलना शुरू हो गया था। बिल्कुल ठीक। तो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है? एब्सोल्युटली राइट। और जहां तक रही बात, आपके एक बात का मैं जवाब देना एक जवाब देना मैं भूल गया, और वो था नवीद कमर साहब का रवैया असेंबली के अंदर। जी जी, आप ये देखिए कि जैदी साहब ने अपने वक्त से ज्यादा वक्त लिया स्पीकर साहब से, और उन्होंने जिस तरह के अल्फाज और जो बातें, बेशक JIT की रिपोर्ट ही वो वहां पे पढ़ के सुना रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में सुना रहे थे उनको पूरा मौका दिया गया। जैसे ही नवीद कमर साहब ने बात करनी शुरू की, स्पीकर साहब ने उनका स्पीकर बंद कर दिया और उनको बिठा दिया। तो जाहिर बात है जब स्पीकर इसमें बायस्ड होंगे और स्पीकर साइड्स लेंगे तो फिर इस तरह का रवैया तो वहां पे होगा। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। मैं राना मुबशर साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। राना साहब, अब डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट्स की और वो नज़र आ जाती है, और इस बात का ढंढोरा पीटना कि 2 साल हमें अभी हुए हैं और 2 साल के दौरान हम करें तो क्या करें, तो ये बड़ा अलमिया की बात है। राना साहब से हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ता हुआ है, राना साहब से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सेनेटर साहब आप फरमा दीजिएगा, आपने सुन ली होगी बात, अगर नहीं सुनी तो खोसा साहब फरमा रहे हैं कि मामला इतना गंभीर है कि आप 2 साल के ऊपर डाल रहे हैं। अगर 4-6 महीने हुए होते तो समझ में आती कि आप करेक्टिव मेजर्स नहीं ले सकते। 2 साल में आपने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए? मैं जरा सवाल रिपीट कर देंगे आप? बल्कि राना साहब आ गए हैं, राना साहब लाइन पे आ गए। राना साहब, 2 साल का ढंढोरा पीटा जाता है कि 2 साल के दौरान हम करें तो क्या करें, और डायरेक्शंस नजर आ जाती हैं कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है और उस डायरेक्शन के तहत आप जो काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस है भी या नहीं। योर टेक ऑन दिस प्लीज। देखिए, 1-2 एग्जांपल्स दे देता हूं आपको जी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो मीटिंग्स में उन्होंने चौथी मीटिंग में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं थोड़ा। जी। चौथी मीटिंग में उन्होंने कहा, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि मैंने 4 दफा कहा है कैबिनेट की मीटिंग में कि ब्ला 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 डिसीजंस जो मैंने लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो 4 कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी और 3 कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी और चौथी कैबिनेट की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक जवाब मिल गया इस चीज का कि चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती। हर वजीर आजम के साथ एक बंदा होता है जो कि वजीर आजम साहब, जो भी वजीर आजम हो, उस पे जनाब जो वजीर आजम डिसीजन लेता है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। बट ओवर हियर इमरान खान साहब खुद जो है
3-3, 4-4 कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लेते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, और चौथी मीटिंग में खुद वो बेचारे वो कहते हैं यार कि ये की कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज तो ये देखें जी। अब वो कोऑर्डिनेशन के लिए बंदा किधर है? बंदा होना चाहिए ना, एक बंदा होता है, हमेशा होता है। जरदारी साहब के साथ भी था, बेनजीर मुहतरमा के साथ भी था, नवाज शरीफ साहब के साथ भी था, सबके साथ, मुशर्रफ साहब के साथ, सबके साथ होता है एक बंदा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का हमें नजर नहीं आता, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से भी हो रही है। कई डिसीजन ऐसे भी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इम्प्लीमेंट ही नहीं होते क्योंकि उनके पास वो बंदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना हम लोग, तो परफॉर्मेंस जो है वो आपकी बात दुरुस्त है, आई टोटली एग्री विद यू। परफॉर्मेंस जो है वो होती है, नजर आती है। वो मेरे कहने से, आपके कहने से, या किसी भी पीटीआई के जो भी रिप्रेजेंटेशन हो, मीडिया पे आके कहने से वो नहीं पता चलेगा कि हो रही है। राना साहब के पाइप लिंक में कोई इशू है और बार बार वो फ्रीज हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस टेक्निकल इशू को भी हम सॉर्ट आउट करें। सेनेटर साहब की तरफ जाता हूँ। सेनेटर साहब, आपने सुन लिया होगा, खोसा साहब तो ये फरमा गए हैं कि मामला 2 साल का हो चुका है। अब 2 साल के बाद तो सवाल बनता है, अगर 4-6 महीने की बात होती तो चलो फिर भी इग्नोर किया जा सकता था। सेनेटर साहब, ये मैं सुनता नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहे हैं कि हमारी, अगर ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं, तो मैं आपको जरा अपने परफॉर्मेंस, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़े बता दूं आपको। जी प्लीज प्लीज बोलिए। मुझे ये बात बताएं कि एक द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी इज करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट यानी हमारा जो पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है या डॉलर बाहर निकल रहा है, जो हमें पहले 2 बिलियन 2 बिलियन का नुकसान हो रहा था, वो अब ठीक होकर वो जीरो क्या, उसमें 13 मिलियन का प्रॉफिट होना शुरू हो गया मई के महीने के अंदर। नंबर 1 और फिर आप कहते हैं, खोसा साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इस्तीफा दें। फिर हमारा स्टेट बैंक से हमने पिछले साल कोई पैसा नहीं विड्रॉ किया, कोई लिया, 1 पैसा, 0 पैसा लिया। खोसा साहब कहते हैं कि इस्तीफा दे दे। फिर पनाहगाह 2000 बनाए, पीएम हाउस के लिए हमने कहा कि 2 बिलियन एलोकेट किया कि इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दे जाए। करा के जो 1.2 बिलियन का जुर्माना पाकिस्तान पर लगा था, उससे टर्किश डिप्लोमेसी कर 1.2 बिलियन का हमने फायदा उठाया उसके ऊपर। मूडी के साथ हमारी बातें जो हो रही थी, हमने सारे दुनिया में मशहूर वो कर दिया कि पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर होगी। नाउ एवरीवन नोज कि इंडिया इज अ रोग स्टेट, पाकिस्तान इज अ वेरी फ्रेंडली स्टेट। 10 बिलियन हमने दरख्त लगाए। सेहत सहूलत कार्ड केपीके में हमने 1 मिलियन का इंश्योर किया हर आदमी को, केपीके इंसान को 10 लाख रुपए इंश्योरेंस दी। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ गए सर? जनूबी पंजाब सूबा वो कहा था, वो कहाँ गया सर? Exactly. ये सवाल तो बनता है ना। अब देखें, आप लोगों ने खुद कहा था ना कि 100 दिन में परफॉर्मेंस चेक कर लीजिएगा, 3 महीने में कर लीजिएगा। हम 2 साल बाद ये कह रहे हैं कि कितनी बुनियादें रखी गई उन 50 लाख घरों की और कितनी 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से आप लोगों ने तगोदौ की। उधर तो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का मामला है, पीआईए या एविएशन इंडस्ट्री हमारे सामने है। पीआईए की जहां तक आप बात करते हैं, पीआई की कमेटी पर मैं, सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी पर मैं हूँ। मुशाहिदुल्लाह साहब पीएमएलएन के जो है उसके चेयरमैन है उस कमेटी के। और जब पिछले 1 साल से इनने पीएमएलएन वालों ने कोई 6 मीटिंगें कॉल की और हर मीटिंग में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के क्या स्टैंड था कि जिनके पास जाली डिग्रियां हैं इनको रखें, इनको थोड़ा सा जुर्माना लगा के इनको रखें। हमारा क्या स्टैंड था, पीटीआई का क्या स्टैंड था, इनको रखे नहीं, इनको निकालें और इन पर एफआईआर रजिस्टर करें। आज जो पीआईए की हालत है, जो आज आपने जो पीआईए के कप्तान की, क्रू की, कैबिन क्रू की या ट्रैफिक क्रू सारों की बात करते हैं, सारे ये वो लोग हैं जिनके ऊपर लिखा होता, उनके पीछे एफटी लिखा होता था। एफटी पत्नी मसलन, एफ का मतलब फरियाल, टी का मतलब तालपुर हो सकता है, शायद इस तरह ये मतलब होगा, वो लिखा होता है। वो लोग भर्ती है। लेकिन सेनेटर साहब अगर थोड़ी बहुत नजर अपने इर्द गिर्द पार्लियामान में भी दौड़ाए ना, तो वही लोग जो गुज़िश्ता पार्टीज के साथ काम करते थे, उनमें से कई की डिग्रियां शायद बोगस निकलेंगी। किस को निकालेंगे इस सिस्टम से? या तो फिर सिस्टम को ही बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया जाए, बदल दिया जाए, निजाम बदल दिया जाए ताकि नए लोग आए, फ्रेश ब्लड आए। इस पर हम बात करेंगे। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त होगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खोसा साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ मायजा हमीद साहिबा भी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। थोड़ा सा डिले हो गया उनकी तरफ से, लेकिन वो साथ होंगी और राना मुबशर साहब भी साथ होंगे। तो इनसे सवाल बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर अपोजिशन उसके अंदर इतना ब्लो है कि वो चाहती है कि गवर्नमेंट डीरेल हो जाए, अगर गवर्नमेंट डीरेल नहीं करना चाहते और सिर्फ -1 फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं,
तो उसके लिए उनका अपना इत्तेहाद भी तो जरूरी है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बात होगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। मायजा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और सवाल उनसे बनता है। मायजा साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज मुत्तहदा अपोजिशन जो कि नजर आ रही थी, मुत्तहद तो कहीं से नजर नहीं आती, लेकिन साथ साथ रहनुमा खड़े हुए थे, उनके साथ खड़े होकर कह रहे थे कि अगर आज खान साहब अपने लिए एतमाद का वोट लें फ्लोर ऑफ द हाउस से तो उनको शायद वोट ना मिले, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप बाहर खड़े होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कर जाते हैं, जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर होते हैं तो आप एक बजट की मंजूरी को रुकवाने के लिए अपने साथ बंदे नहीं मिला पाते हैं, तो फिर ये दावे करने की क्या जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि बंदे तो पीटीआई नहीं मिला पा रही अपने साथ, बल्कि इसी बजट के सेशन में इनके अपने अरकान इनसे नाराज़ थे। इनकी अब मेंगल साहब से जो है लड़ाई हो गई, उसके बाद जो है जो मुस्लिम लीग काफ है उनकी अलहदा नाराज़गी थी। अशाइया में जो इमरान खान साहब ने किया, आधे से ज़्यादा लोग आए नहीं, तो इनको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। 12 से ज़ायद वोट जो हैं, कम वोट थे बजट पास करने के लिए इस दफ़ा। तो हालात तो ये हैं पीटीआई के, मुत्तहिदा अपोजिशन हमारी हमेशा रही है और अभी भी है, और जिस तरह की ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में और जिस तरह का ये तौर तरीका इस्तेमाल करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट चले। अच्छा मायजा, जिस तरह आप कह रही हैं कि मुत्तहदा अपोजिशन है और खान साहब के साथ लोग नहीं खड़े थे, लेकिन हमने तो फैक्ट्स देखने हैं ना। आपका टास्क तो ये था ना कि बजट मंजूर ना हो, और खान साहब ने बाय होक और क्रुक 160 मेंबर्स के साथ बजट मंजूर कराया। आप लोग कामयाब नजर नहीं आए। आपके 12 से 15 लोग पीएमएलएन के नाराज होकर उठकर चले गए थे जिस वक्त वोटिंग हो रही थी। अगर ये खबर गलत है तो आप तस्दीक कर दीजिएगा कि गलत खबर है, तरदीद कर दें इसकी। देखिए, कोई पीएमएलएन से नाराज़ नहीं था, बल्कि 170 से ज़ायद लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में बजट मंजूर करते, लेकिन इस दफ़ा 160 थे पीटीआई के, और उन्होंने वोट बड़ी मुश्किल से जो है ये बजट मंजूर करवाया है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स आपने ही ये फैक्ट्स जो हैं मीडिया पे लाए थे कि कितनी पार्टीज़ जो हैं जो इनके साथ मिली हुई हैं वो जो है अलहदा हो रही हैं या उनसे नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है की कोशिश की ये बात बिल्कुल ठीक है कि इत्तेहादी भी नाराज हैं, को डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ जी, इत्तेहादी भी नाराज हैं। ये भी ठीक है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज हैं। ये भी ठीक है कि उनके अपने एमएनएज और एमपीएस तक ये कह रहे हैं कि हमें इज्जत नहीं दी जाती है। सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं, आपने जहां पर टास्क करना था, जो टास्क आपके पास था वो तो पूरा नहीं हो सका ना। उसमें कामयाबी पीटीआई की है, ये तो आप मानेंगे ना। देखिए, टास्क तो पूरा नहीं होता ना। टास्क तो जब भी ऑपोजिशन होती है उसके पास नंबर्स कम होते हैं और गवर्नमेंट के पास नंबर्स ज़्यादा ही होते हैं ऑब्वियसली। तो बजट तो किसी ना किसी तरीके से हुकूमत पास कर ही लेती है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप नंबर्स देखें कि कितने कम नंबर से बजट पास किया गया है। ये एक फैक्ट है जिसको जो है पीटीआई को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसकी वजह से भी लोग इनके इत्तेहादी इनसे हट रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आज जो मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग के हैं, उन्होंने जो बातें कर ली हैं, जो नाजेबा बातें कर ली हैं पार्लियामेंट में, आपको लगता है कि पार्लियामेंट का कोई तकद्दुस रह गया है पीटीआई की हुकूमत में? ठीक है, चले मैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आज बात चल रही थी कि हम सब एक हैं, मुत्तहद हैं। नवीद कमर साहब का मामला अपनी जगह पर आ गया, अली जैदी साहब ने जो किया वो हमारे सामने है। बट द थिंग इज कि एक तरफ बात की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट क्यों दिया उसामा बिन लादेन के हवाले से, दूसरी तरफ आपकी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आपके साथ मोहसिन दावर साहब खड़े होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एफिलिएशंस हैं या मुबैना जो उनके ताल्लुकात हैं पीटीएम के साथ वो होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने खुद देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ। उसके बावजूद एक यकजहती, एक इत्तेहाद की जो कैफियत सियासतदानों में देखने को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? सबसे पहले तो जमील आप एक चीज़ देख लें, जैसे मायजा बीबी भी फरमा रही थी और
मोहतरम खटक साहब ने उसको एक और अंदाज में बयान करने की कोशिश की जी। मैं थोड़ा सा उसका जो शायद दुरुस्त पहलू होगा वो आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि इनके नाक के नीचे, यानी हुकूमत की नाक के नीचे इनके अपने ट्रेजरी बेंचेस के MNAs बैठ के और हुकूमत का गिला करते हैं, तो फिर अपोजिशन से आप क्या तवक्को रखते हैं कि अपोजिशन क्या कहेगी? ये हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस के MNAs की और MPAs की मैं बात कर रहा हूँ। इनके नाक के नीचे ग्रुप्स बने हुए हैं लोगों के, नेशनल असेंबली के अंदर भी, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी। सिंध में इनके जो MPAs थे और जो MNAs थे वहाँ के, उनका एहतजाज भी कुछ महीने पहले आप याद करें, मुझे याद है कि उनका क्या एहतजाज था और किस लिए एहतजाज था। सो अपोजिशन को ब्लेम करना या अपोजिशन की तरफ फिंगर पॉइंट करना, वो मेरे ख्याल में अब छोड़ दें। पहले अपनी सफ़ों के बारे में बात करें, फिर अपोजिशन के बारे में बात करें। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी नज़र में पाकिस्तान की वाहिद वो जमात है जो हर तबके को, हर सूबे को और वफाक को रिप्रेजेंट करती है, और हमेशा हर तबके की, हर सूबे की और वफाक की बात की। NFC अवार्ड से लेके और आज तक आप हालात देख लें, हर पाकिस्तान के शोबे, हर पाकिस्तान के सूबे, हर पाकिस्तान के फ़र्द के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की है और उसकी लीडरशिप ने बात की है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिला देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एक फैक्टर है जो कि इस वक्त आप उसको हर्ट समझें या उसको ये समझें कि वो गलत राह पे है। हाँ। अगर आप उसको डंडे से सीधा नहीं कर सकते तो शायद आप उसको बात से सीधा कर लें। अब जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो आप ही की बात को मैं आगे लेके जा रहा हूँ जी जी, कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जब बात होती है तो व्हाट हैपेंड इन कराची एट द स्टॉक एक्सचेंज जी जी, और आप कहते हैं कि जी हमारी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है वो बड़ी बेहतरीन जा रही है, हमारी इंटीरियर जो है बड़ा बेहतरीन जा रहा है। इज देयर वैसे एक बात है उस हमले को नाकाम बनाया गया। आप ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान में कोई हुकूमत नाम की चीज है। हमें कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस को, वहां सिंध पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए कि उस हमले को कम से कम नाकाम बनाया। आपका ताल्लुक पंजाब से है जी। गुजारिश ये है कि आपका ताल्लुक पंजाब से है। आप पंजाब को बड़ी बारीकी में देखते हैं और जानते हैं। आप मुझे अपने इंसाफ से बताइए, आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करके बताइए, आपको पंजाब में हुकूमत नजर आती है? हुकूमत नाम की चीज नजर आती है? ये हालात तो इसी तरह से उसको लार्जर कैनवस पे ले जाएं तो मुझ जैसा शख्स, हाँ, और उसी देखें ना, अगर इमरान खान ने खुद कहा था कि आप मेरा विजन जो है वो बहुत जल्द देखेंगे पंजाब के अंदर, उनका विजन उस्मान बुज़दार है और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है। मेरे जैसे शख्स की नज़र में, जिसका थोड़ा बहुत सियासी तजर्बा है, ज़्यादा वसी नहीं है, खटक साहब जितना नहीं होगा, दीगरान जितना नहीं होगा, थोड़ा बहुत मेरा सियासी तजर्बा है। नहीं सर, आप पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं। जिस तरह से खोसा साहब कतक कलामी की माजरत, बड़ी जबरदस्त बातें कर ली आपने। आज तरह से पंजाब गिरफ्तारी जारी हुए हैं जरदारी साहब के, चल रहा है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा जी प्लीज जी। वारंट गिरफ्तारी जारी हुए जरदारी साहब के, काबिल जमानत है, एहतसाब अदालत ने जारी किए हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कोई पहली दफा हुए हैं, ये फख्र की बात है सर। और मेरे ख्याल में जब तक ये हुकूमत है आखिरी दफा भी नहीं जारी हुए होंगे। हाँ, अच्छा, ये फिर भी होना है। ये यानी कि एक शख्स के ऊपर कोई चीज प्रूव्ड ही नहीं है, एक शख्स के ऊपर कोई चीज प्रूव्ड ही नहीं है, आप उसको पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आप पहले उसको, उसकी गलती को प्रूव तो करें, उसकी जाति को या उसकी नालायकी को आप प्रूव तो करें, उसके बाद आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ पे कार्रवाई पहले होती है और उसके बाद जो है आप सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं, उसको वो उसकी दुर्गत बनाते हैं, वो उसके किरदार कशी करते हैं उसकी, कि ना चाहने वाला ना सोचने वाला भी सोच हो जाता है कि नहीं जी कुछ ना कुछ तो किया होगा इन्होंने। ये कोई तरीका है? ये इंसाफ की बात करते हैं, ये इंसाफ है? कौन सा एक बंदा है, आप मुझे जमील साहब बता दें जी, फ्रॉम डे वन जो इन्होंने एहतसाब की बात शुरू की टिल नाउ, टिल टुडे, कौन सा एक बंदा है जिसके ऊपर इन्होंने कोई चीज प्रूव की और उससे वो चीज फिर वापस ली हो? राइट, यानी किसी के ऊपर एक टका धेला जो है या एक पाई जो है वो प्रूव की और उससे वो टका धेला या वो पाई जो है वो रिट्रीव। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट मेरे मौजूद हैं, खोसा साहब भी मौजूद हैं। राना साहब से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, राना साहब का शायद स्काइप या इंटरनेट का कोई इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं ताकि इसको फिक्स किया जाए। ब्रेक के बाद तो सबसे पहले राना साहब से सवाल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये दुरुस्त है या गलत है? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। राना साहब से इंतहाई माजरत के साथ, क्योंकि उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी का शायद इशू है, लेकिन उनको मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। राना साहब, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, और जरदारी साहब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत ने जारी की है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तहारी करार दे दिया गया। क्या ये किसी काम की चीज़ें हैं, कुछ हो सकेगा, या सिर्फ ये इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला? मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था जी। मियां नवाज शरीफ साहब की अदालत ने कहा जी आप बाहर जा सकते हैं, चले गए। हुकूमत ने बाहर भेजा। क्या हुकूमत उससे अगली अदालत या उससे बड़ी अदालत पे जाके उन्होंने प्ली ली कि उनको बाहर ना भेजा जाए? नहीं ली जी। आसिफ जरदारी साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केसेस हैं, ठीक है, और इसके अलावा कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं। अभी तक 22 महीने हो गए, कितने पॉलिटिशियन के खिलाफ केसेस जो है उन पे प्रूफ हो गए? हुए किसी पे चार्जेस लग गए, फ्रेम हो गए? सिर्फ आपने उन लोगों को जनाब अंदर जरूर किया, आपने हवालात में डाला, आपने नैब के हवालात में डाला, आपने जेल में डाला, जरूर डाला आपने, लेकिन प्रूफ कितने लोगों पे हुआ? यही मैं बात पहले रोज से रो रहा था, यही बात मैं कह रहा था, रिपीटेडली कह रहा था कि जिन लोगों पे भी हाथ डाल रही है, चाहे नैब डाल रही है, चाहे कोई भी डाल रहा है, जी जी, लोगों पे हाथ पक्के पैरों पे डालें। अगर पक्के पैरों पे हाथ नहीं डालेंगे तो 6 months to 1 year डाउन द लेन दे विल emerge as heroes। ये बात मैं आज से 1.5 साल पहले से कह रहा था। आपने किसी के ऊपर कोई चीज प्रूफ नहीं की, आप नहीं प्रूफ करेंगे तो यू विल मेक देम हीरोज, पॉलिटिकल हीरोज, ठीक है? तो यू आर मेकिंग देम पॉलिटिकल हीरोज। तो इसका कोई, जब तक आप उनको देखें, आप चार्जेस फ्रेम करें, आप उसके बाद जनाब उनको पकड़े, अंदर करें, जो मर्जी करें, किसी के साथ भी करें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन आप ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी पे लोगों का एतबार उठ गया है, उठता जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जिन्होंने चुप के रोजे रखे हुए थे, जो मुंह सुन के जुबान नहीं बोल नहीं सकते थे, आज वो भी उठ के जनाब क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को, आज वो भी उठ के जनाब नैब को क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका वो पंजाबी में कहते हैं चाका ला गया, उन्होंने चाका ला गया है, उनके डर खौफ था ना, वो खत्म हो गया है जी। अब वो कहते हैं ठीक है जी, जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्या होगा, 90 दिन अंदर कर देंगे, 6 महीने अंदर कर देंगे, ये होगा ना। वो रेडी, दे आर मेंटली रेडी फॉर दैट नाउ, राइट, बिकॉज प्रूफ भी हो रही चीजें, प्रूफ करें, प्रूफ नहीं करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी पे बार भी उठ जाएगा। और पॉलिटिकल और जो लोग ऑपोजिशन अब जो ये कह रही है ना कि हमारे विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो हम आप उनको प्रूफ कर देना, जिस पर भी उठाते हैं प्रूफ करें, अंदर करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये आपका यही पॉइंट सर मैं सेनेटर साहब की तरफ लेके जाता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है सेनेटर साहब। बात अगर आपकी राना साहब की बात आप तक पहुंची हो तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया है। वो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और नजर आ रही है, क्योंकि अगर कुछ होना होता तो मियां साहब वापस आ चुके होते, या जिनके ऊपर केसेस हैं वो अंदर होते, लूटी हुई रकम वापस आ चुकी होती, लेकिन 22 महीने में अभी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। सेनेटर साहब देखिए, जहाँ तक मैं राना साहब की बात सुन रहा था ना, ये नहीं, उनकी बातों में पता चला कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप पहले चार्जेस फ्रेम करें, सही इंक्वायरी करें, सही केस फाइल करें और फिर उसको प्रोसिक्यूट करें। अगर आप उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, यू विल टर्न देम इनटू हीरोज। आई एग्री विद इट, टोटली ओवर देयर। जहां हो रहा क्या है जी, प्रोसिक्यूशन तो वीक है ना सर। मैं आपको एक बताता हूँ जमीर साहब, 1930s में एक गैंगस्टर होता था, अल कपून उसका नाम था। अल कपून वाज अ क्रिमिनल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है ना। उसका इजी एडी वकील था, इजी एडी हर जगह से उसको निकाल लेता था, उसके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हो सकता था। अल्टीमेटली ही वाज कॉट इन टैक्स दिस थिंग, छोटे केस में टैक्स पकड़ा गया और उसके अंदर उसको सजा वजा होगी। ये सब अल कपून है, ये सब क्रिमिनल्स हैं। इनका इतने अल कपून के भी बाप है ये जो है ना, ये इन्होंने जो है ना इतना क्राइम किया, लेकिन इन्हें कुछ एविडेंस नहीं छोड़ा। मैं भी राना बशर के साथ एग्री करता हूँ कि जी इनके खिलाफ कोई चीज प्रूव करना ही मुश्किल है इन कोर्ट ऑफ लॉ, बियॉन्ड डाउट प्रूव करना कि इन्हें सफाई से क्राइम किया है, जितने क्राइम किया। तो सर आप फिर ये तो आप एडमिट कर रहे हैं कि आप लोग हैंडीकैप्ड हैं, मतलब आप अगर प्रूफ नहीं कर सकते, आपकी प्रोसिक्यूशन वीक है, तो फिर इतने दावे करने की जरूरत क्या थी? ये तो फिर अलमिया वाली बात हो गई ना। तो आप तो चेंज लेने के लिए आए थे ना, चेंज लाने के लिए आए थे। मैं जहां तक है एवरीवन नोस के कौन करप्ट है कौन नहीं है करप्ट,
उसके खिलाफ कोर्ट में प्रूव करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो मुबशर साहब भी उसकी बात कर रहे हैं। तो ये चीज प्रूव करना, ये मेरा तो जैसे राना साहब कह रहे हैं, मेरा तो शुरू से ये व्यू है कि इनके खिलाफ आप प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं मायजा की तरफ चलता हूँ, मायजा हमीद की तरफ आपकी बात लेके जाता हूँ। मायजा, आपने सुन लिया होगा सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, अब वो किन की तरफ इशारा कर रहे हैं ये भी आप समझ गई होंगी कि उनके खिलाफ प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। तो आप तो फिर बड़े लोग हैं भाई, आपके खिलाफ कोई बात प्रूफ ही नहीं हो सकती। देखिए, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो हैं वो मेरे कॉलीग रहे हैं पंजाब असेंबली में, तो उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत है जी, एंड उनकी फैमिली का भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बात उन्होंने की कि क्या आपको हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इन इटसेल्फ। दूसरी जो बात राना मुबशर साहब ने की वो ये है, उसको गलत जो है वो रंग ना दे पीटीआई, जो उनकी आदत है। उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत इतनी नाकाम और नाअहल है और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है एब्सोल्युटली कर रही है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मतलब सबसे ज़्यादा ये है भाई कि देखें, आप किसी को जेल में करते हैं और उसकी मीडिया ट्रायल करते हैं, उनकी पगड़ियाँ उछालते हैं, उनकी हद तक इज्जत करते हैं, और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता। आप तो हम तो जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको कहा जाता है जी ये अपनी बात करते हैं, ये अवाम की बात नहीं करते। आज आप अवाम का हाल देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर किसी को डिबेट नहीं करने दी जाती, और माजरत के साथ पीटीआई के मिनिस्टर, हुकूमत का काम होता है कि वो सब पार्टीज को जोड़ के बैठ के बजट को पास कराएं, ना कि वो ताने शुरू कर दे, गालियां शुरू कर दे, और उनके सीनियर मिनिस्टर इतनी बदतमीजी करें कि पार्लियामेंट का बिल्कुल कोई तकद्दुस ना रहे और हर कोई जो है एक दूसरे को बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट दे। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को वील पुट इट असाइड, बट द पॉइंट इज कि क्या बिजली जो है वो महंगी इन्होंने पिछले 5 दिन में नहीं की, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई। क्या इन्होंने पेट्रोल महंगा किया और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई। क्या आटा और चीनी चोरी की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उस पर डाका डाला गया आवाम की जेब पे, क्या उसके ऊपर किसी की को सजा हुई? बात तो हम इस चीज की कर रहे हैं। हमारी बात छोड़ दें, हम चोर होंगे, हम डाकू होंगे, हमारी अकाउंटेबिलिटी अब तो मियां साहब इश्तिहारी करार दे दिए गए, एहतसाब अदालत की जानिब से वापस आएंगे नहीं आएंगे? देखिए, जो मर्जी कर लें, वो अभी बात की गई, ये एक दफा नहीं किया गया है, बहुत दफा किया गया है और ये करते रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इससे ये क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पीटीआई खुद इतनी नाअहल है कि ना इनसे अकाउंटेबिलिटी हो रही है और ना इनसे जो है किसी किस्म की गवर्नेंस राइट। अच्छा मायजा, आपका कमेंट आ गया, आपका कमेंट आ गया है। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं। खोसा साहब प्लीज, वन लाइनर कमेंट सर प्लीज। मोहतरम खटक साहब ने जैसे फरमाया और मायजा बीबी जैसे बता रही थी, जिस तरह से हमारी जमातों के सरबराहान और दीगरान के साथ होता रहा है, यानी अपोजिशन की जमातों के साथ जिस तरह से होता रहा है, वही सूरत हाल जहांगीर तरीन साहब और उस टोले के साथ क्यों नहीं की गई, वही रवैया उनके साथ क्यों नहीं इख्तियार किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि आज मुझे हुकूमत, यानी अब इन्होंने बजट पेश किया है, मुझे बताएं इनकी ज़राअत की पॉलिसी क्या है, इनकी एजुकेशन की पॉलिसी क्या है, इनकी हेल्थ पॉलिसी क्या है, इनके फार्मर्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ देने की पॉलिसी क्या है। आज इन्होंने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया, कल बिजली महंगी होने जा रही है। मैं आपको ये पेशगी बता रहा हूँ कि बिजली महंगी होने जा रही है, गैस महंगी होने जा रही है। और इसके इफ़ेक्ट्स आपको प्रॉपरली, इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, यानी हुकूमत की अहलियत के इफ़ेक्ट्स जो हैं, यानी वो करोड़ों नौकरियों को छोड़ दें, वो लाखों घरों के दावों को छोड़ दें, वो कंटेनर्स पे खड़े होके और जो एग्जॉर्बिटेंट बिल्स की जो कॉपीज बिल्स को जलाया गया था उसको भी आप छोड़ दें, हुकूमती हुक्मनामों को जिस तरह से फाड़ के और वहाँ जलसों में फेंका गया था उसको भी आप छोड़ दें। मुझे आप ये बता दें कि आपकी ये पॉलिसीज कहाँ हैं और क्या हैं सूबों के लिए, रवैये क्या है? क्या आप सिर्फ मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मुकम्मल होने दें। क्या आप सिर्फ KPK के और पंजाब के वजीर आजम हैं? क्या आप बलोचिस्तान के वजीर आजम नहीं? क्या आप सिंध के वजीर आजम नहीं? क्या आप गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के वजीर आजम नहीं?
उनको नहीं, कश्मीरियों को नहीं रिप्रेजेंट करते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने की हैसियत से? जो आपका महीने का दौरा होता है वो आपका पंजाब का होता है या KPK का, कहीं गलती से अगर कर लें तो कर लें। बलूचिस्तान 0, सिंध 0, बल्कि सिंध का जो शहर है उसमें सिंध को डिप्राइव किया जाता है उस शहर से, और फिर ब्लेम भी सिंध को किया जाता है क्योंकि वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। वैलिड पॉइंट। सरदार खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मायजा हमीद साहिबा, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर नोमान वजीर खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब राना मुबशर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे लेकिन उसके बावजूद कोशिश की कि सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। इतनी सी बात है कि हुकूमत की कारकर्दगी के लिए उसकी समत का तयन करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।